अजीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 7 अप्रैल 2026 है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा था कि जो दुबई ने यूएई ने पाकिस्तान से अपना कर्जा वापस मांग लिया है, और जाहिर बात है इससे पहले दुबई लीक्स भी आई थी, जिससे ये वाजे हो गया था कि मुत्तहदा अरब अमारात की जो हुकूमत है उसका असर रसूख पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की एलीट के ऊपर मौजूद है। उसके अलावा आपको पता ही है कि पाकिस्तान के डी फैक्टो रूलर यजीद वक्त आसिम मुनीर जो हैं, वो भी मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद के खास जो है वो करीब पाए जाते थे। उनके कहा जाता था कि चंगे वल करके थल्ले लगे हुए हैं। और इस तमाम कॉन्टेक्स्ट में आप चाह रहे थे कि अब दुबई ने कहा है कि हम पैसे भी आगे नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान के बहुत से लोग दुबई के अंदर, यूएई के अंदर मौजूद भी हैं, जो उधार के ऊपर पैसे लिए हुए थे वो भी वापस करने हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर इसको डिस्कस करने के लिए दुबई लीक्स और पाकिस्तान की एलीट, ये पावर, पैसा और पॉलिसी का जो नेक्सस है उसको डिस्कस करने के लिए आप ही ने कहा था कि इसके ऊपर मैं रिसर्च करूं, डिटेल बातचीत करूं। आज की इस वीडियो में इसी तनाजुर के अंदर हम दुबई लीक्स को सिर्फ एक स्कैंडल के तौर के ऊपर नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चरल फिनोमिना, एक बकायदा तौर के ऊपर जो है एक इमारत खड़ी की जाती है, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। ये एक बाकायदा तौर के ऊपर इमारत, पिरामिड खड़ा किया गया, उसका स्ट्रक्चरल फिनोमिना जो है उसके तौर के ऊपर समझने की हम कोशिश करेंगे। ये वीडियो किसी भी एक शख्स को टारगेट नहीं कर रही, इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए नहीं है, बल्कि एक सिस्टम को एनालाइज करने के लिए बनाई गई है, जहां रियासत, स्टेट, एलीट जो उसके ऊपर काबिज होती है, अशराफिया, और ग्लोबल फाइनेंस, दुनिया के अंदर जो ग्लोबल फाइनेंस चल रहा है, एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक हैं वो आपको समझ आएंगे। दुबई लीक्स, सबसे पहले उसकी आप बात कर लेते हैं, जिसके ऊपर जो इस वक्त वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है उसके अंदर दुबई लीक से जो सबसे पहले फैक्ट्स को मेरे ख्याल में इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है कि दुबई लीक के जो फैक्ट्स हैं वो क्या थे। देखें, दुबई लीक्स या जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू सामने आए उसके मुताबिक हजारों पाकिस्तानी नेशनल्स दुबई में प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, और ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो कलेक्टिवली बिलियंस ऑफ डॉलर, $10 बिलियन एक एस्टिमेट है, $12.5 बिलियन 2022 में, ये 2022 के एस्टिमेट बता रहा हूं मैं, बताए जाते हैं। और इस लिस्ट में सियासतदान है, सदर आसिफ अली जरदारी की औलाद का नाम था, बच्चों का नाम था, नवाज शरीफ के बच्चों का नाम है, मोहसिन नकवी की एहलिया का नाम है, शेर अफजल मरवत टाइप लोगों का भी नाम है, दरमियान में जर्नैलों का नाम है, बहुत से जर्नैलों का नाम है, जो एक्सप्लेनेशन जो मर्जी देते रहे लेकिन उनका भी नाम है, जनरल शफात शाह वगैरह का नाम है। जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम तो नहीं है, लेकिन हमारे पास इतलात है कि जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद, इवन जो मौजूदा हायर कमान है, सर्विंग ऑफिसर हैं, उनकी भी प्रॉपर्टीज और बिजनेस एलीट की प्रॉपर्टीज, और ऑफ कोर्स रिटायर्ड फौजी अफसरान की प्रॉपर्टीज शामिल है। हाजिर सर्विस की प्रॉपर्टीज जो है वो कहा जाता है कि मुबैना तौर के ऊपर जानबूझ के रिलीज नहीं की गई, क्योंकि एक लीवरेज का किरदार वो अदा करती हैं प्रॉपर्टीज। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब यहां पे यह भी समझना जरूरी है कि प्रॉपर्टी ओनरशिप अपने आप में इलीगल नहीं होती, गैर कानूनी नहीं होती, लेकिन इशू कब पैदा होता है? इशू तब पैदा होता है जब सोर्स ऑफ फंड्स क्लियर ना हो कि वो प्रॉपर्टी खरीदी कहां से गई है। फिर टैक्स कंप्लायंस भी क्वेश्चनेबल होती है कि क्या वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में डिक्लेयर की गई या नहीं डिक्लेयर की गई। और शफाफियत, एहतसाब, ट्रांसपेरेंसी भी लिमिटेड हो जाती है इस तरह जब आप ऑफशोर प्रॉपर्टी लेते हैं। पाकिस्तान की अशराफिया का, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जर्नैल, कर्नैल, आईजीएफसी एक गुजरे हैं कुछ अरसे पहले, लेफ्टिनेंट जनरल भी प्रमोट हो गए थे। उन्होंने तो वहां पे उन्होंने खुद टावर्स लिए हुए हैं, उनका अपना कर्नैल जो है वो रिटायर होके वहां पे
इकट्ठे जनरल कियानी के दौर में 35 अफसरों को लेटर ऑफ थैंक्स मिलके खड़का दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अरबों रुपया बलूचिस्तान से स्मगलिंग का कमाया था, अब भी कमाया जा रहा है, पैसा दुबई के अंदर लगाया जा रहा है। तो ये एक न सिर्फ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बल्कि पॉलिटिशियंस का भी ये बिहेवियर पाकिस्तान में भी मौजूद है, हिंदुस्तान के अंदर भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान हमारा यहाँ पे फोकस है। ये जो पाकिस्तान की अशराफिया का जो तर्ज अमल है, बिहेवियर है, इसका एक स्ट्रक्चरल पैटर्न अगर आप देखें तो ये फिनोमिना सिर्फ पाकिस्तान लिमिटेड फिर भी नहीं है, ग्लोबल साउथ पूरे का पूरा जो है, उनकी तमाम मुमालिक इसके अंदर आते हैं, एलीट अपना जो सरमाया है, कैपिटल है, वो ऑफशोर जुरिस्डिक्शंस के अंदर पार्क करते हैं, और इसे हम कैपिटल फ्लाइट कहते हैं, या आप इसको कहते हैं कि अपनी ताकत जो है उसको अपनी जो अपना पैसा है, वेल्थ है, उसको मुल्क से बाहर लेके जाया जा रहा है। इसका अंग्रेजी के अंदर जो टर्म है वो है वेल्थ एक्सटर्नलाइजेशन, इसका टर्म है, वो लेके जाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के केस में एक बहुत ही अलग और वखरी किस्म की, यूनिक किस्म की चीज नजर आती है कि स्टेट और एलीट का ओवरलैप हो रहा है, रियासत और अशराफिया का आपस में ओवरलैप हो रहा है। यानी जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, अक्सर वही लोग एक्सटर्नल एसेट होल्डर भी हैं। ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये आपके जर्नैल हैं, आपके कर्नैल हैं, आपके ब्रिगेडियर हैं, आपके सेक्रेटरीज हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, इवन तहसीलदार पटवारी तक भी हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर है आपके, और आपके वजीर और मशीर हैं। ये वो लोग हैं, सियासतदान हैं, जो स्टेट चला रहे हैं, और ये जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, और वही लोग एक्सटर्नल एसेट भी बना रहे हैं, और ज्यादातर जो है वो दुबई के अंदर बना रहे हैं या बना रहे थे, और इसी सिलसिले में दुबई एक फाइनेंशियल हब इनके लिए बन गया। और उसी सिलसिले में अब सवाल ये उठता है कि दुबई ही क्यों? देखिए, दुबई इनको इसलिए, मैं आता हूं बाकी सवालात के ऊपर भी आता हूं, दुबई इसलिए बहुत ज्यादा इनके लिए अट्रैक्टिवनेस रखता था, तीन चीजों की वजह से बहुत ज्यादा जो है दुबई अब इनके लिए कशिश रखता था। सबसे पहले रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी, पैसा लाओ। कुछ अरसे पहले तक तो आप कराची की फिशरीज की बोर्ड में भी डॉलर रख के आईएसआई वाले भी मलक बोस्तान खान से रखवा दें, सियासतदान भी रखवा दें, आप सिर्फ पहुंचा दें दुबई ओवर द काउंटर, तो वो पैसे एक्सेप्टेबल थे, नो क्वेश्चन आस्क। अभी उस तरह का सीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी दुबई में मौजूद है, पहली चीज। दूसरी, कॉन्फिडेंशियलिटी स्ट्रक्चर्स, जो मर्जी आप कर लो, अभी भी हाजिर सर्विसेज अफसरों की प्रॉपर्टीज नहीं निकली यहां पे, पॉलिटिशियंस का फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान असल में तो जर्नैल चलाते हैं, हाजिर सर्विस जर्नैलों की या आर्मी चीफ साहब की प्रॉपर्टीज अभी भी दुबई लीग के अंदर नहीं निकली। तो ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी की क्लॉज है, ये जाहिर बात है बड़ी अट्रैक्टिव थी। और तीसरा, जियोग्राफिक और पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी पाकिस्तान के साथ। शेख जो है वो शिकार करने भी यहाँ पे आ रहे हैं, रहीम यार खान में उनके महल हैं, उनको अयाशी प्रोग्राम भी इन्होंने ही प्रोवाइड करना है, तो इनके लगता था शेख शेख हमारे बड़े सगे हैं दुबई के, यूएई के, इसलिए कोई मसला नहीं है, वहां पे अन्नेवा पैसा लगाओ। ये तीन चीजें जिसकी वजह से पैसा लगाया जा रहा है, रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी के स्ट्रक्चर्स, और जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी, पाकिस्तान से कुर्बत। इसका मतलब यह नहीं है कि दुबई इलीगल एक्टिविटी करता है, गैर कानूनी एक्टिविटी करता है, इसका मतलब यह नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन यह जरूर है कि जो शफाफियत की रजीम्स हैं, ट्रांसपेरेंसी रजीम है, वो हिस्टोरिकली लिमिटेड रही हैं यहां पे, और फॉरेन ओनरशिप स्ट्रक्चर्स को फैसिलिटेट किया जाता है, दुबई में पैसा आए बस। लंदन की भी यही कहानी है, और लंदन में भी बहुत से लोगों का बहुत सा पैसा आता है, लेकिन यहां पे हम दुबई की बात करें, उन्होंने पैसा वापस मांगा है, उसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल की वजह से अब हम जो है एक फाइनेंशियल डिपेंडेंस और पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स भी आ जाती हैं। आप दुबई या यूएई के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते, करना चाहें भी तो। अब इसके ऊपर हम आते हैं, जो कि एक बहुत ही अहम तरीन एक पहलू है, क्रिटिकल
डायमेंशन है। पाकिस्तान की जो माशी डिपेंडेंस है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस है गल्फ स्टेट के ऊपर, अरब ममालिक के ऊपर, इसकी बात करें। पाकिस्तान बार बार जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस, भीख कह लो, खैरात तो नहीं कह सकते, लेकिन उधार जरूर, उधार मांगने के लिए, माली इमदाद हासिल करने के लिए इन अरब ममालिक के पास जाता है, खास तौर के ऊपर यूएई और सऊदी अरब के पास। उनसे कहता है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आप डिपॉजिट कर दें, हमें जो है वो तेल की फैसिलिटी दें, उधार के ऊपर तेल दें, हम बेच के अपना प्रॉफिट जो है निकाल के, फौज का बजट और आईएमएफ का कर्जा उसमें से निकाल के पैसे आपको फिर देंगे, और इमरजेंसी फंडिंग के लिए भी बार बार दरखास्त करता रहता है। इस डिपेंडेंस, या जो है डिपेंडेंसी इसको कह सकते हैं ना, अभी डिपेंडेंस है, इस डिपेंडेंस का एक बराह रास्त डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। पॉलिसी इकोनॉमी रिड्यूस हो जाती है, आप अपनी मर्जी से अपने मुल्क की पॉलिसी नहीं बना सकते। इसी पे ऊपर बहुत ज्यादा आपको पता है कि पिछले दिनों हमारे एक बुजुर्ग सियासतदान है, उनका मैं नाम लेके उनको मजीद मुश्किल में डालना नहीं चाहता, उनकी बेटी और दामाद को उठा के ले गए, मासूम से बच्चे का सर जो है वो फट गया था, सिर्फ इस बात करने के ऊपर कि पाकिस्तान की फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स के सैपर्स उनको बोलते हैं, कोर ऑफ इंजीनियर्स के माइन स्वीपिंग के ऑपरेशन, उनकी प्लाटून जो है, कंपनी जो है वो इजरायली फौज के साथ जाके माइन स्वीपिंग कर रही है, लैंड माइन स्वीपिंग कर रही है, और वहां पे 3-4 जो है वो सिपाही मारे गए हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ मुश्किल ऑपरेशन होता है, वो हमास के खिलाफ कर रहे थे। और इसके ऊपर बड़ा ठीक ठाक रोला बना भाई, और आपको पता ही है कि मखदूम साहब के साथ क्या हुआ। तो शोबाज शरीफ अर्दली आजम पाकिस्तान को आके कहना पड़ा कि हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं, हम क्या करें, जब लोगों से पैसा मांगते हैं तो उनकी बात सुननी पड़ती है। बात तो आप समझ रहे होंगे, मजीद मैं इससे बात नहीं करता। तो इसको कहते हैं पॉलिसी इकोनॉमी रिड्यूस हो जाती है, आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, आपको डिक्टेशन लेनी पड़ती है एक तो, और दूसरा जो आपकी अशराफिया के जर्नैलों के वहां पे असासे हैं, उसको लिवरेज के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी भी मुल्क की एलीट का एक खास उनका जो सरमाया है उसका एक फॉरेन जुरिस्डिक्शन के अंदर ले जाते हैं, तो कागजों के ऊपर तो कम से कम वो जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक फॉर्म ऑफ लीवरेज, डंडा उसके हाथ में आ जाता है जो वो दे सकता है किसी भी टाइम के ऊपर। लेकिन यहां एक जो इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उसको बहुत जरूरी देखना बहुत जरूरी है, जो कि एक इल्मी डिस्टिंक्शन है, एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, वो बहुत जरूरी है कि लिवरेज का होना और उसका एक्टिवली यूज होना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। लिवरेज तो था उनके पास, लेकिन क्या वो लिवरेज एक्टिवली यूज हो पाया? जाहिर बात है, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब दोनों इस वक्त, उनकी अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो उनका इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जो है वो ग्राउंड फोर्सेस अपनी एंगेज करे, ईरान को एंगेज करे। तो लीवरेज तो है कि, लेकिन क्या वो लीवरेज इस्तेमाल हो पाया, ये सवाल है। अब आप आ जाएं, जो बात बार कहा गया कि जी हमारे यहां भी कहा जाता है कि आईएसआई का भी सबसे बड़ा वहां पे फॉरेन बेस है, लेकिन कहा जाता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई के अंदर एक सर्वेलेंस और कंट्रोल की जो एक बहस चल रही है कि वहां पे हर चीज सर्वेलेंस के अंदर है। होटल में अगर अयाशी प्रोग्राम है तो उसकी फिल्में मिल में बन जाती हैं, और पाकिस्तानी जर्नैलों को वहां अयाशी करने का बहुत खास शौक है, उनकी बन जाती हैं, पॉलिटिशियंस की बन जाती हैं, ब्यूरोक्रेट्स की बन जाती हैं। ग्लोबल रिपोर्टिंग से ये बात इस्टैब्लिश हो चुकी है, अब ये बात साबित हो चुकी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने, यूएई ने एडवांस्ड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज डेवलप की हैं। साइबर मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग का एक बड़ा ही एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास मौजूद है। कुछ दरमियान में अफवाहें उड़ी थी कि दुबई के पुलिस चीफ ने कहा था कि हम तो होटलों के अंदर वीडियो वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन लेकिन जो क्लेम अक्सर किए जाते हैं कि एक वो सिस्टमैटिक हनी ट्रैप ऑपरेशन जो है उसके जरिए
लोगों को कंट्रोल किया जाता है। इस पर अब तक कोई पब्लिकली वेरिफाइड कंक्लूसिव एविडेंस तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस ऑपरेशन की कभी भी कोई भी एविडेंस नहीं होती। यह बात भी जहन के अंदर रख लीजिएगा। अब आ जाए ईरान के जंग के तनाजर के अंदर जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग हो रही है मुत्तहिदा अरब अमारात को लेके, यूएई को लेके और पाकिस्तान को लेके। इस डिस्कशन को अगर आप करंट जियो पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट करें, जो इससे पहले मैं आपसे कर चुका हूं 15 मिनट के अंदर, तो ईरान वॉर के पेश जो है पस मंजर में, कॉन्टेक्स्ट में, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई और सऊदी अरब का अपना अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। जबकि पाकिस्तान एक बहुत ही कैच 22 कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है। पाकिस्तान की मजबूरियां यह हैं कि वहां पे शिया सुन्नी सेक्टेरियन डायनामिक्स मौजूद हैं, और अब तो ईरान की सपोर्ट में शिया और सुन्नी दोनों शामिल हैं, दोनों करते हैं ईरान को सपोर्ट। बॉर्डर सिक्योरिटी ईरान के साथ उनकी टॉपसी टर्वी है, क्योंकि वहां पे बलूचिस्तान में इनका बलोच इंसर्जेंट्स के साथ भी मामला चल रहा है पाकिस्तान का। और रिपोर्ट्स अब ये भी हैं कि सुन्नी मलेशियाज ईरान के अंदर एक्ट कर रही हैं और ईरान उनका मुकाबला भी कर रहा है। अगर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से उन्नीस सुन्नी मलेशियाज का लिंक कहीं से भी मिल गया तो ईरान वापस अटैक कर सकता है। पाकिस्तान की दाखिली जो इस वक्त अदम इस्तेकाम है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी भी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, पाकिस्तान का माशी इस वक्त जो इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी है। इसीलिए पाकिस्तान खुल के ना दुबई ना यूएई का साथ दे सकता है, ना कि ऐसे का साथ दे सकता है, क्योंकि ईरान ने वापस के ऊपर ठोका तो अंदर भी लोग ठोकेंगे, बाहर से भी लोग ठोकेंगे, तो ये ठुक ठका जाएंगे ना जी। बात समझे। अब इसीलिए पाकिस्तान का अप्रोच ट्रेडिशनली ये रहा है कि यार बातचीत बातचीत करो, दुबई जाओ। अभी पिछले हफ्ते आसम यजीद हो के आया, दुबई जाओ, अमेरिका जाओ, वहां से गालियां खा के आया कि वो बगराम एयरबेस का क्या बना। बातचीत करो, हर किसी को कहो, ईरान को कहो, गल मुका लो भाई, गल मुकाओ, गल मुकाओ। और छुप के रहो पीछे, किसी के साथ भी क्लियर साथ ना चलो, क्योंकि बड़ी मार पड़नी है। किसी के साथ भी जो है वो डायरेक्ट अलाइनमेंट ना करो। ये अप्रोच जो है किसी कंस्पिरेसी या साजिश का हिस्सा नहीं है, मजबूरी है पाकिस्तान की। लेकिन अगर इतनी मजबूरी थी तो फिर सऊदी अरब के साथ जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट क्यों साइन किया? लेकिन साइन करके ये समझ रहे थे हमें बिलियंस ऑफ डॉलर आएंगे, नहीं आए। तबाह करके रख दिया उन्होंने पाकिस्तान को, पल्ले नहीं तेला तक कर दी मेला मेला, और नुकसान करके रख दिया उल्टा। बल्कि एक क्लासिकल अब फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग एक्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस वक्त यूएई के अंदर काम कर रहे हैं और सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं और वहां से अपना पैसा पाकिस्तान को भेज रहे हैं, उन पे क्या होगा भाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी आप देखें, अब आ जाए मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो रीसेंट डेवलपमेंट है उसमें पाकिस्तान ने यूएई के डिपॉजिट्स जो है वो रीपे करने की बात जो है इस वक्त चल रही है। यूएई कह रहा है हमारे पैसे वापस करो, अगर तुम लोगों ने जो है वो काम नहीं करना। अभी सऊदी अरब भी मांग सकता है, मांग नहीं रहा। पीछे चाइनीज एंगल मौजूद है, चाइना ने पीछे थापड़ा रखा हुआ है। इसीलिए सिर्फ ये अभी यूएई को वापस करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएई की स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट जो है वो इजराइल के साथ है, सऊदी अरब के साथ नहीं है। सऊदी अरब अभी भी अमेरिका और चाइना को आपस में देख रहा है, उनकी इजराइल के साथ नहीं है अलाइनमेंट। इसलिए सऊदी अरब ने अभी तक इनसे पैसे नहीं मांगे, लेकिन यूएई ने इनसे मांग लिए हैं वापस कि अगर तुम लड़ नहीं सकते हमारे लिए, या फौज नहीं भेज सकते हमारे लिए, या ईरान के अंदर जाके धावा नहीं बोल सकते, तो बच्चे पैसे निकालो। क्योंकि उनको भी पता है कि इनके पास है नहीं और बड़े अरसे से मांग रहे हैं। बल्कि लास्ट टाइम उन्होंने तो उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट सूद 6.5% का भी डाला है। तो ये एक रूटीन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आप कहें कि वो है, तो एक तरफ तो रूटीन भी हो सकती है क्योंकि बड़े अरसे से वो मांग रहे हैं। लेकिन इसे कुछ एनालिस्ट खास तौर के ऊपर इस एंगल से भी देखते हैं पाकिस्तान के अंदर के और पाकिस्तान से बाहर भी, कि पाकिस्तान अपने फाइनेंशियल जो एक्सपोजर है उसको रीबैलेंस कर रहा है, और चाइना की तरफ आप देख रहा है कि चाइना ये लोन्स जो है
वो बाय कर ले किसी तरह, ताकि चाइना को मजीद जो है लिवरेज दिया जाए, और चाइना को लिवरेज दिया जाए, चाइना को एक्सेस दी जाए, और सीपेक जो कि कोल्ड स्टोरेज पे पड़ा हुआ है उसको दोबारा चलाया जाए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। और अमेरिका को दिखाया जाए कि तुमने डॉलर नहीं दिए तो चाइना डॉलर दे रहा है, तो अब चाइना आ रहा है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो डॉलर चाहिए, जो डॉलर देगा हम उसके साथ है। ये कहानी यहां पे जो है वो चल रही है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बहरहाल कामयाबी के साथ मेंटेन करने की कोशिश तो की जा रही है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा फिर भी इशू ये है कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि ये जो सिस्टम है, ये जो प्राइवेट जेटों पे बैठ के अवाम के खर्च के ऊपर, कभी वॉशिंगटन, कभी अबू धाबी, कभी बीजिंग, तो कभी लंदन, तो ये जो सारा खर्चा है और ये जो ड्रामाबाजी हो रही है, जो स्ट्रेटेजिक रीबैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, उसको, इस सिस्टम का पूरा खर्चा कौन उठाएगा भाई? कॉस्ट कौन बेयर करेगा? देखें, जो एलीट है, जर्नैल है, उन्होंने तो, उनके पास तो, चाहे आसम मुनीर है, उसने भी अन्नेवाह भी माल शाल बना ली है, चाहे बाकी जर्नैल हैं ऊपर बैठे हुए हैं, या सियासतदान ऊपर टॉप पे बैठे हुए हैं, शरीफ, जरदारी, जो भी पार्टी है, एलीट के पास ऑफशोर एसेट्स भी हैं, और उन्होंने अपने तमाम जो अपने अंडे हैं एक बास्केट में नहीं रखे हुए। सब कुछ दुबई में नहीं पड़ा अगर दुबई डूब गया तो, सब कुछ लंदन में नहीं पड़ा अगर लंदन डूब गया तो, सब कुछ न्यूयॉर्क में नहीं पड़ा अगर न्यूयॉर्क डूब गया तो, पूरी दुनिया में रखा हुआ है ना। जिस तरह आसिम मुनीर के ऊपर जो है, फेल मार्शल के ऊपर इल्जाम है कि मुकाऊ में उनके अकाउंट्स हैं, जिसमें वो पैसे मंगवाना चाहते थे मास्टर टाइल के मालिक से, जो बेचारा तबाह बर्बाद हो गया। एलीट के पास तो अन्य वह पैसा है, जबकि अवाम के पास जो है वो क्या है? महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी कोई नहीं है, करेंसी मजीद डी प्राइस हो रही है। ये आपको बताएंगे कि आईएमएफ से हमारा सौदा हो गया है, हमने वापस कर दिए हैं पैसे, आपसे पेट्रोल महंगा करके पैसे देंगे वहां पे, कि जी जंग हो रही है, महंगाई क्यों हो गई? दुनिया में जंग हो रही है। तुमने खुद क्या किया? एसआईएफसी बनाई, 3 साल चलाई, उसका रिजल्ट क्या है? यहां पे 6% के ऊपर 6% जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान कर रहा था इमरान खान के दौर में। उसके खिलाफ 2022 में रजीम चेंज ऑपरेशन किया, आज 2026 में पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला चल रहा है यहां पे। सबसे बड़ा इशू यहां पे जो हिट हो रहा है वो, ओवरसीज पाकिस्तानी भी पैसा तो पाकिस्तान भेज रहे हैं, मजबूरी में भेज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी पूरी की पूरी तो हेविली डिपेंडेंट है रेमिटेंसेस के ऊपर। जर मुबादला जो बाहर से लोग भिजवाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उसका एक बहुत बड़ा सोर्स मुत्तहिदा अरब अमारात है, केएसए भी है, सऊदी अरब भी है। अगर मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान रिलेशन स्ट्रेन होते हैं, तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर होगा? पाकिस्तानियों की जॉब्स के ऊपर होगा, पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेज रहे हैं, जर मुबादला भेज रहे हैं, उसके ऊपर होगा, और ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर होगा। और मुत्तहिदा अरब अमारात को यह बात पता है, लेकिन क्या पाकिस्तान उनको खुश करने के लिए कोई ऑपरेशन कर सकता है? क्या इस वक्त सुन्नी मलेशिया जो बलूचिस्तान, ईरानी साइड पे बलूचिस्तान में, पाकिस्तानी बलूचिस्तान से लॉन्च हुई हुई है, जिसकी मैं मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूं, वो इसी सिलसिले की कोई कड़ी हो सकती है? क्या पाकिस्तान जो है ये अफोर्ड कर सकता है कि वो ईरान के से ईरान को एंगेज करे यूएई को बचाने के लिए? लगता तो नहीं है ग्राउंड के ऊपर, यूएई तो रोजाना के हिसाब से हिट हो रहा है। कल ही आप देख लें, इसराइल यूएई जो है वो मुसलसल हिट हो रहा है, अपनी मर्जी से ईरान उनको हिट कर रहा है। लेकिन ये जवाब में अगर ईरान को एंगेज भी करना चाहते हैं, एंगेज मिलिटरली एंगेज करना चाहते हैं, प्रॉक्सी एलिमेंट से एंगेज करना चाहते हैं, जो अमेरिका का लार्जर प्लान है कि वेस्ट से कुर्दों को लगाया जाए। सदर ट्रंप ने कहा कुर्दों को हमने असला दिया, उन्होंने अपने असला अपने पास रख लिया, ईरानियों को जो बागी हैं उनको नहीं दिया। हालांकि बगावत तो वहां होने का कोई सीन चांस लग नहीं रहा, खास तौर पे अब जो हालात है वहां पे, हालांकि इंतहाई मुश्किल हालात है। दूसरी तरफ यहां पे प्लान है कि बलूचिस्तान वाली साइड से जो है सुन्नी मलेशिया को एक्टिवेट किया जाए। क्या पाकिस्तान अब जो है वो इस मजबूरी के तहत ये काम करेगा, क्योंकि अमेरिका का भी प्रेशर है, सऊदी अरब प्रेशर देगा या नहीं देगा, या चाइना की सुनेगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और फिर इस दुबई लीक्स को समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा सनसनीखेज बयानिए से ज्यादा जो हमारी ये जो हमने बुनियादी तौर के ऊपर जो आपने बुनियादों की स्ट्रक्चरल नैरेटिव की बात की है, उस स्ट्रक्चरल रियलिटीज के ऊपर, हकायक के ऊपर जो है वो बात और फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि ये एक कोन है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में एक तरफ एलीट का कैपिटल फ्लो है, दूसरी तरफ रियासतों की जो है वो डिपेंडेंस है, और तीसरी तरफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये कहानी करप्शन या साजिश या कंस्पिरेसी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी डीपर सिस्टम को रिफ्लेक्ट करती है, जहां पावर और कैपिटल बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अक्सर बॉर्डर क्रॉस नहीं करती। सिर्फ एक आध कोई रिपोर्ट आ जाती है दुबई लीग की जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स के नाम होते हैं, और पॉलिटिशियंस के नाम तो कोई फर्क नहीं पड़ता होते हैं, क्योंकि नाम आने का मतलब ये तो नहीं है कि उनके जो है वो इलीगल है। हाँ, सोर्स ऑफ फंड कहां से है उसकी बात की जाती है। और जब तक ये इम्बैलेंस जो है ये एग्जिस्ट करता रहेगा, मौजूद रहेगा, तब तक सवाल भी जिंदा रहेगा कि रियासत किसके लिए काम कर रही है, अपने लिए या आपके लिए। और ओवरऑल जो इस वक्त गेम चल रही है, ये 4.5 बिलियन डॉलर आपने देने, अवाम ने देने, कोई मसला कोई नहीं है, निकाल देंगे, कुछ और बेच देंगे। लेकिन वो 4.5 बिलियन डॉलर जो यूएई को वापस किया जाएगा, उसका स्टेक जो खरीदेगा, उसके बदले में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एक हिस्सा खरीदेगा। और उस खुद मुख्तारी से करेगा क्या? चाहे वो चाइना खरीदेगा या चाहे वो सऊदी अरब खरीदेगा, लगता नहीं है सऊदी अरब इनसे खरीदने वाला है। अगर चाइना खरीदेगा तो चाइना उसके बदले में क्या देगा? और अगर अवाम को खोते की तरह उन पे ये बोझ लाद के ये खर्चा पूरा किया जाएगा, तो अवाम जो है क्या ये खर्चा, ये बोझ बर्दाश्त कर पाएगी? ये वो क्वेश्चन है जिसको हम मजीद आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, अपना ख्याल रखिए।